अब ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मॉडल था जो पाकिस्तान ने जिसको फॉलो किया वो अपनी लाइफ पूरी कर चुका है। जो उसने ऑफर करना था उसने ऑफर कर लिया। क्यों नहीं मुस्लिम लीग ने एहतजाज? अगर इंडिया में यही होता, कोई सीनियर सिविल सर्वेंट इंडिया के अंदर कांग्रेस को डिसमिस करके दिखाता, उनसे हुकूमत ही चलाई जा सकती। अच्छा, वो पार्टी ही फिर आगे क्या बनी? पहले वो मुस्लिम लीग थी, फिर वो बनी अवामी मुस्लिम लीग, और फिर वो जाके बाद में बनी, उसने मुस्लिम ड्रॉप कर दिया और वो बनी अवामी लीग, और वो आज भी इक़्तिदार में है ऐसे ही। Which would have given the Muslim League a solid foundation in the public, which could have allowed the Muslim League then to resist the takeover of the state by the civil military bureaucracy. That's not what the Muslim League was about against Ayub Khan. Ayub इनके बहुत खिलाफ था, और अयूब उस जमाने की मॉडर्निस्ट एलीट को रिप्रेजेंट करता था। किसी देवबंदी उलेमा का एंटी इंपीरियलिस्ट किरदार एक था। देवबंदी उलेमा जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़े मरे, बड़ी शहादतें दी उन्होंने। एक्चुअली पीपल्स पार्टी को खासतौर पे पंजाब में वोट पड़ता था एज अ लेफ्टिस्ट पार्टी कि रोटी कपड़ा मकान, जमीन मिलेगी, जागीरदारी खत्म होगी, अफसरशाही खत्म होगी, सरमायादारी खत्म होगी। लोगों की ये मेंटालिटी थी 70s में आम पीपल पार्टी के वर्कर की। क्या हुआ? अगर आप एग्रीगेट वोट को देखें, ये जो 2/3 वोट था ना, ये कोलैप्स होके इधर आ गया। ये 1/3 वोट नहीं चेंज हुआ, उधर ही रहा। जो कोलैप्स है ना वोटर टर्नआउट का, वो सारे का सारा आपको पीपल्स पार्टी के वोटर में नजर आएगा। और यूनिसेफ वाले रेकमेंड करते हैं कि अगर आपने तरक्की करनी है तो कम से कम 4% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे खर्च करें, कम अज कम। ये तालीम नहीं है कि आपने भी फिरौन बनना है, ये तालीम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज सामुल हुसैन खरल एंड वेलकम टू अवर वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट विद वेरी फेमस तैमूर रहमान। सर का तारुफ तो बहुत बड़ा है, मैं उस तरफ अगर जाऊं तो शायद पूरा उसी में कवर हो जाए हमारा सेगमेंट, लेकिन आप एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, माशरे के ऊपर बात करते हैं, अपने जो नज़रियात हैं उनकी बदौलत, और अपना जो एक उनका स्टाइल है वो एक अपने अंदर एक इंस्टीट्यूशन है। और वेलकम सर ऑन माय पॉडकास्ट। सो हम कोशिश करेंगे कि आज के इस पॉडकास्ट में हम पाकिस्तान के समाजी और पॉलिटिकल सियासी जो ढांचा है उसके ऊपर बात करें कि किस तरह का ये हमारे पास हमारा ढांचा है, ये लैंडस्केप किस तरीके से डेवलप हुआ, और इसके अंदर हमारा क्या रोल है, और हमारी आने वाली जनरेशन्स का क्या रोल हो सकता है, हम किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं। और इसी तनाजुर में हमारी गुफ्तगू का आगाज़ होगा। तो सर, क्योंकि जिस तरह हमारा जो समाजी और पॉलिटिकल लैंडस्केप है, ढांचा है, उसमें देखें तो ना तो समाजी तौर पे हम बहुत ज़्यादा कोई डेवलप हैं और ना ही पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा डेवलप हैं। करप्शन से लेके, नेपोटिज्म से लेके, हॉर्स ट्रेडिंग इन अवर पॉलिटिकल पार्टीज से लेके, और फिर ये फ्लोर क्रॉसिंग और इस तरह की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्टार्ट होती हैं समाज से और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मूव करती हैं टुवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टी की तरफ। तो आप पहले तो हम इस तरफ जाते हैं कि ये ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर है किस तरह का, आपकी इसके ऊपर क्या इंटेक है, और फिर हम आएंगे कि इसके ऊपर रोल किस किस का कितना है। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है जिसके अंदर जो रूलिंग क्लास कॉलोनियल पीरियड के अंदर कायम हो चुकी थी वो ही इक़्तिदार में रही है, और उस रूलिंग क्लास के अंदर जो मेन एलिमेंट था वो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी, जिसने फिर मज़ीद आगे कैपिटलिस्ट क्लास को पैदा किया, और लैंडेड क्लास ऑलरेडी मौजूद थी। तो इन तीन क्लासेस का, इन तीन तबकात का एक इत्तेहाद था। ये हमजा अलवी के वर्क में भी हम देखते हैं, और ये इत्तेहाद जो है मज़ीद आगे बैनुल अक़वामी सरमाया, जिसको मेट्रोपॉलिटन बूर्जुआज़ी कहा जाता है, उनके साथ इनकी जुड़त थी। और ये तबकाती ढांचा मोर और लेस 47 से लेकर अब तक कायम रहा है, टूटा नहीं। तो जो इकनॉमिक पॉलिटिकल सोशल डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान की मुख्तसर तारीख़ में, वो इसी तबकाती ढांचे के मातहत रहते हुए हुई है, और उसी के नताइज आपने सामने रखे ऑडियंस के, कि जो करप्शन हमें नज़र आती है, जो हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर सूरत हाल नज़र आती है, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के हवाले से सूरत हाल नज़र आती है, वो सब इसी तबकाती ढांचे का ही नतीजा है। ठीक सर, मेरा अगला सवाल यही था कि कॉलोनियल लेगेसी का क्या रोल है इसमें, जो इस वक्त पिछले 70 साल से हमें फेस करना पड़ रहा है, और जो हम कोशिश करने के बावजूद हम नहीं हासिल
अगर पा रहे, तो उसमें कॉलोनियल लेगेसी का क्या रोल है? आप ज़रा इसको ब्रीफ थोड़ा डिटेल में जाइए कि लेकिन जब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पे कायम हुई थी, तो ब्रिटिश हुकूमत की वो एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट थी। उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले तो एक नीम कैपिटलिस्ट किस्म का सिस्टम भी बनाया जी और एक ऐसे क्लास ऑफ लोगों को ट्रेन किया जो कि प्रो ब्रिटिश भी थे, प्रो कैपिटलिस्ट भी थे और इकनॉमिकली पॉलिटिकली सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो करना चाहते थे। और मज़ीद ये कि उनके जो तबकाती और मुआशी मफादात थे वो ब्रिटिश या इंटरनेशनल कैपिटल के साथ जुड़े भी हुए थे। इससे मेरी मुराद सादा सी ये है कि जो वो तिजारत किया करते थे वो तिजारत थी ही ब्रिटिश के साथ, या जो सरमाया वगैरह सरमायाकारी वगैरह वो करते थे उसमें उनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था। तो यही मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हम आगे लेकर बढ़े। सिर्फ फ़र्क ये था कि हम ब्रिटेन से मूव कर गए, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग हो गए और एंटी कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का हम हिस्सा भी रहे। तो उसमें जो प्रायोरिटी है मैं समझता हूँ उस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में, उस रूलिंग क्लास की पूरी स्ट्रक्चरल इकोनॉमी में, उसमें जो इंसेंटिव्स बने हुए हैं, उसका जो पूरा एक ढांचा है वो दर हकीकत आवाम की ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए को बहुत उसमें कोई उसमें रोल नहीं है उसका, कोई रोल नहीं है उसका। जबकि हम देखते हैं कई दूसरी कंट्रीज़ को उसके साथ अगर आप मुआवजा करें, आप कंपैरिजन करें, तो आपको नज़र ये आता है कि जहाँ पे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स उभरी या उन्होंने नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल्स की शक्ल इख्तियार की, जिस तरह वियतनाम वगैरह के अंदर में नज़र आता है, कई अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, या फिर उन्होंने कम से कम कोई नेशनलिस्ट मूवमेंट जिस तरह से कांग्रेस पार्टी थी वगैरह, ऐसी कोई फर्मली एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स उसमें से डेवलप हुई। तो वहाँ पे कुछ हद तक स्पेशली जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स थी वियतनाम वगैरह, वहाँ पे तो टोटली क्लास स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म हो गया। वहाँ पे तो जो पुरानी रूलिंग क्लास थी वो ख़त्म हो गई, एक नया पूरा ढांचा सोसाइटी ने अपने आप को कायम किया। और जहाँ पे कम से कम एक स्ट्रॉन्गली नेशनलिस्ट मूवमेंट उभरी, तो वहाँ पे एक आप कह लें जिसको हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं नेशनल बुर्जुआ डेवलपमेंट, कि एक ऐसा हुक्मरान तबका भारत पैदा हुआ जिसकी मुफाद में, जिसके ताल्लुकात बुनियादी तौर पे बैनुल अक़वामी सरमाए के साथ जुड़ने के बजाय वो अपनी ही मईशत के साथ जुड़ गए और अपनी मईशत को स्ट्रेंथन और डेवलप करने के लिए, ब्रॉडन और डीपन करने के लिए उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज इख्तियार की जो कि नेहरू गवर्नमेंट में हमने देखी। सो ऐसी कंट्रीज़ के अंदर भी निस्बतन हमारी कंट्रीज से जो ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह नज़र आती है वो इस सेंस में ज़्यादा पावरफुल साबित हुई कि कम से कम उन्होंने एजुकेशन स्ट्रक्चर में बड़ा फोकस किया, उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह में उन्होंने एक इम्पोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल अपनाया। जबकि हमारा मॉडल जो था प्योरली यही था कि हमने एक्सपोर्ट से हमें बढ़ानी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ा के हम डॉलर कमाएंगे, डॉलर कमा के हम जो भी हमें चाहिए हम खरीद लेंगे। अब ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मॉडल था जो पाकिस्तान ने जिसको फॉलो किया वो अपनी लाइफ पूरी कर चुका है। जो उसने ऑफर करना था उसने ऑफर कर लिया। और आई थिंक कि हमें अब ऐसी डेवलपमेंट पैराडाइम की ज़रूरत है और ऐसी सोच की ज़रूरत है जो कि जिसका फोकस इंडिजिनस डेवलपमेंट हो नंबर एक, और नंबर दो ह्यूमन कैपिटल की तरफ और ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ उसका फोकस। ठीक, अच्छा मैं उसी बात से आगे कंटिन्यू करता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिशर थे उनका सिस्टम था कंट्रोल वाला जी, उन्होंने पूरा जो सेटअप बनाया उसमें मेन जो फोकस था वो अथॉरिटी थी, नॉट पब्लिक, बिकॉज पब्लिक तो रूल करना था उन्होंने और उसको रूल करने के लिए उन्होंने अथॉरिटी को यूज़ किया और उसी के नतीजे में हमारे सामने हमारी मिलिट्री आती है। हाँ जी, क्योंकि ब्रिटिशर ने कंट्रोल किया मिलिट्री के ज़रिए, हम जब एज अ कंट्री बने आज़ाद हुए तो हमारे सामने मिलिट्री ने फिर अगेन वही कंट्रोल निज़ाम अपनाया। तो हमारे समाजी और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में या हमारे जो इस वक्त स्ट्रक्चर में मिलिट्री का क्या रोल है? देखिए जो पाकिस्तान की मिलिट्री है और जो इंडिया की मिलिट्री है, बल्कि सिर्फ मिलिट्री नहीं देखनी चाहिए कि सिविल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है इंडिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी। इंडियन सिविल सर्विस के बगैर इंडियन स्टेट नहीं चल सकता ऐसे, और पाकिस्तानी सिविल सर्विस के बगैर पाकिस्तानी रियासत नहीं चल सकती, सिर्फ मिलिट्री नहीं चला सकती। ब्यूरोक्रेसी बड़ी बहुत अहमियत रखती है। इनफैक्ट जब ब्रिटिश ने यहाँ पे कंट्रोल भी किया था तो मेनली गवर्नेंस जो है वो तो ब्यूरोक्रेसी करती थी ना, मिलिट्री तो पीछे बैठी थी कि ठीक है अगर किसी जरूरत पड़ी तो हम आ जाएंगे, मगर बेसिकली तो गवर्नमेंट जो है वो ब्यूरोक्रेसी चलाती थी। स्टील फ्रेम ब्रिटिश राज इसीलिए उसको कहा जाता है। तो दोनों की ब्यूरोक्रेसी आइडेंटिकल। 47 में जब वो आज़ाद हुए, हम आज़ाद हुए, एक ही ब्यूरोक्रेसी थी, इंडियन सिविल सर्विस, वही दो हिस्सों में तकसीम हुई। एक ही मिलिट्री थी, वही दो हिस्सों में तकसीम हुई। फिर इंडिया की और पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेवलपमेंट में क्या बात थी, क्या फ़र्क था कि वहाँ पे मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी डोमिनेट नहीं, उसने नहीं डोमिनेट किया और यहाँ पे वो छा गई, 50s के अंदर ही छा गई और फिर छा ही रही। तो फ़र्क क्या था? फ़र्क रियासत में नहीं हो सकता क्योंकि रियासत की जड़ें तो एक ही थी,
दोनों इंडिया की रियासत और पाकिस्तान की रियासत एक ही रियासत के दो हिस्से थे, तो रियासत में कोई फर्क नहीं, कोई बुनियादी फर्क नहीं रियासत, दे आर द सेम स्टेट, एग्जैक्टली सेम स्टेट स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये वो पीएलडी पाकिस्तान, जो लीगल कोड्स वगैरह सब कुछ है, नो डिफरेंस, सब कुछ है, इवन इलेक्शंस वगैरह ये वो माइनर डिफरेंसेस के अलावा कोई बड़ा फर्क नहीं, एग्जैक्टली, कल्चर, लैंग्वेज, एजुकेशन वगैरह बहुत सिमिलर है। सिमिलर। तो obviously India is a very diverse place, Pakistan is less diverse, we have predominantly Muslim culture, they have so differences हैं, मगर structurally नहीं। There's a difference between having a cultural difference and having a structural difference. Exactly. From the point of view of political economy, structural differences are minute, not so major. But the big difference is the emergence of a new political party in India. इंडिया के अंदर जो कांग्रेस पार्टी का किरदार है, वो किरदार पाकिस्तान की मुस्लिम लीग का नहीं। 47 के अंदर पाकिस्तान जब कायम होता है, उसके तकरीबन फौरन बाद ही 50s के अंदर ही हम देखते हैं लियाकत अली खान के बाद, इनफैक्ट उनकी असैसिनेशन के बाद मुस्लिम लीग क्रम्बल कर जाती है, बिल्कुल तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती है। 53 के अंदर जो हम वो राइट्स वगैरह देखते हैं, एंटी राइट्स के वक्त में मुस्लिम लीग कंप्लीटली क्रम्बल्स, एंड देयर आफ्टर मुस्लिम लीग कोई रियली लीडिंग रोल नहीं प्ले कर सकती पाकिस्तान की फर्दर डेवलपमेंट में। उसके अंदर कौन स्टेप इन करता है? पहले ब्यूरोक्रेसी, नॉट मिलिट्री। मिलिट्री तो 58 में आई, ब्यूरोक्रेसी ऑलरेडी आ चुकी थी, वो चौधरी मोहम्मद एग्जैक्टली। तो कई प्राइम मिनिस्टर आए, 13 पता प्राइम मिनिस्टर आए और गए विद इन स्पेस ऑफ लाइक 7-8 years, या तो सो ब्यूरोक्रेसी ऑलरेडी डोमिनेट कर चुकी थी। गवर्नर जनरल की पावर्स बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, वो कई पार्लियामेंट्स, कई प्राइम मिनिस्टर्स, बोगरा साहब, ये वो सबको उन्होंने डिसमिस किया, जानते गुलाम मोहम्मद की पावर्स बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो वेयर वाज द मुस्लिम लीग इन दिस प्रोसेस? क्यों मुस्लिम लीग ने ये नहीं कहा भाई हमने मुल्क बनाया है, तुम कौन हो? और ब्यूरोक्रेसी की अक्सरियत, बाय द वे, सब जानते हैं, अपनी बायोग्राफीज उनकी पढ़ लें उठा के, सिकंदर मिर्जा की बायोग्राफी उठा लें, सबकी बायोग्राफी उठा ले, तो ये तो सारे प्रो ब्रिटिश थे, ऐसे ही। ये तो प्रो इंडिपेंडेंस ही नहीं थे, लेट अलोन के प्रो पाकिस्तान, ऐसे ही। दे वर नॉट इवन प्रो कि भाई ब्रिटिश यहाँ से जाएं, सॉर्ट ऑफ किंग पार्टी। हाँ, तो मुस्लिम लीग में ऐसे लोग थे ऑब्वियसली जो कहते थे कि ब्रिटिश नीड टू गो। यस। तो यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ द सेक्शन ऑफ मुस्लिम लीग में नहीं थे, मगर और लोग थे ऐसे जो मुस्लिम लीग में कम से कम कॉलोनियलिज्म को गलत समझते, ऐसे ही। तो मगर वो कोलैप्स कर गई मुस्लिम लीग टोटली। और वे वाज द मुस्लिम लीग जब से सिकंदर मिर्जा ने टेक ओवर किया और ये सारी चौधरी मोहम्मद वगैरह ने सारी गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया, और ये वेयर वाज द मुस्लिम लीग? क्यों नहीं मुस्लिम लीग ने एहतजाज? अगर इंडिया में यही होता, कोई सीनियर सिविल सर्वेंट इंडिया के अंदर कांग्रेस को डिसमिस करके दिखाता, उनसे हुकूमत ही चलाई जा सकती। एग्जैक्टली। इंडिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास मिलियंस ऑफ सपोर्टर्स थे। कांग्रेस पार्टी कहती तुम होते कौन हो, तुम कहाँ से आ गए, तुम किस खेत की मूली हो, मुल्क हमने आजाद किया, तुम कौन होते हो? मतलब कोई पावर ही नहीं थी ब्यूरोक्रेसी की इन फ्रंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। जबकि यहाँ पे 53 के बाद, इनफैक्ट लियाकत अली खान की असैसिनेशन के बाद ही टोटली मुस्लिम लीग डिसइंटीग्रेट कर गई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मुस्लिम लीग एक बेसिकली बहुत ही डाइवर्स किस्म के लोगों का बहुत ही मोमेंट्री अलायंस था। ठीक। उसमें यूनियनिस्ट पार्टी के लोग भी थे, पंजाब और सिंध के, उसके अंदर कुछ मजहबी एलिमेंट भी शामिल था, जिसके जहन में बिल्कुल और कंसेप्शन था कि पाकिस्तान क्या बनने जा रहा है। उसके अंदर यूपी के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म भी थे, जो कि आप कह सकते हैं सर सैयद की थॉट से कुछ मुतासिर थे, सर सैयद की नेचुरलिज्म से कुछ हद तक मुतासिर थे। सो इट वाज और बेसिकली मुस्लिम लीग वही थी जो यूपी वाली थी, ऐसे। और उसमें फिर कृषक प्रोजा पार्टी से बहुत सारे लोग इस तरफ आए थे, यानी कि जो कि पेजेंट्री में बेस्ड थे, और वो वहाँ पे हिंदू लैंडेड क्लास का मुकाबला करना चाहते थे। तो वहाँ से वो मुस्लिम लीग के अंदर आए कि अगर यहाँ से पार्टीशन होती है तो बंगाल के अंदर हम जो है ना हिंदू लैंडेड क्लास को हटा सकें। सो ये बड़ा अजीब सा मुस्लिम लीग, यानी कि बहुत सारे मुख्तलिफ मुफादात उसके अंदर शामिल थे, बहुत मिक्सचर था, बहुत डाइवर्स लोगों का, जो कि पाकिस्तान के बनने के फौरन बाद दे कुडंट एग्री ऑन प्रीटी मच एनीथिंग और इस वजह से वो डिसइंटीग्रेट कर गई। जो यूनियनिस्ट पार्टी की पॉलिटिक्स थी, सर सिकंदर हयात वगैरह, सारी प्रो ब्रिटिश पॉलिटिक्स थी, एंटी ब्रिटिश तो थी ही नहीं। तो वो एंटी कॉलोनियल कहाँ से हो गए? वो नहीं थे एंटी कॉलोनियल, ठीक है। अच्छा, फिर उसी तरह जो बंगाल की मुस्लिम लीग थी, उनका सेंट्रल क्वेश्चन अग्रेरियन क्वेश्चन था,
अग्रेरियन क्वेश्चन उनके लिए बहुत अहमियत रखता था बंगाल के अंदर। ठीक। अच्छा, वो पार्टी ही फिर आगे क्या बनी, पहले वो मुस्लिम लीग थी, फिर वो बनी अवामी मुस्लिम लीग, और फिर वो जाके बाद में बनी, उसने मुस्लिम ड्रॉप कर दिया और वो बनी अवामी लीग, और वो आज भी इक़्तिदार में है ऐसे ही। तो वो तो उसकी तो एक कंसिस्टेंसी नजर आई हमें। वो एज अ पार्टी डिसइंटीग्रेट नहीं की, वो पार्टी तब्दील हुई। सोहरावर्दी के एक तरह से राइट हैंड मैन थे शेख मुजीबुर रहमान। ऐसे ही। शेख मुजीबुर रहमान इज द फादर ऑफ बांग्लादेश, राइट? सो वो कंटिन्यूटी है, एंड देन ऑफ कोर्स शेख हसीना एंड सो ऑन, राइट? सो वो उसकी एक कंटिन्यूटी हमें नजर आती है। मगर यहाँ पे क्या कंटिन्यूटी थी? जीरो। क्योंकि यहाँ पे यूपी की मुस्लिम लीग यहाँ पे आगे कैसे पार्टी बना ले, वो तो यूपी के लोग थे, ऐसे ही। सो दे हैड नो डीप रूट्स हियर। डीप रूट्स यहाँ पे किसकी थी? यूनियनिस्ट पार्टी की। और यूनियनिस्ट पार्टी अगर ना होती तो आपको पता ही है कि 30s के अंदर मुस्लिम लीग का क्या हाल था। ऐसे ही। तो कोई इलेक्शन ही नहीं जीत सकती थी। यूनियनिस्ट पार्टी ने उनको इलेक्शन जितवाया इधर इस एरिया में। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस यूनियनिस्ट पार्टी की और इंटरेस्ट थे, लाइक कांग्रेस ने तो लैंड रिफॉर्म करवाया वहां पे, यूनियनिस्ट पार्टी तो लैंड रिफॉर्म के डर से मुस्लिम लीग में आई। एग्जैक्टली, राइट? सो दे हैड वेरी डिफरेंट इंटरेस्ट। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लैंड रिफॉर्म या इवन democracy, ये वो फलां फलां, they were not comfortable with the kind of populist politics that Nehru was following, which would have given the Muslim League a solid foundation in the public, which could have allowed the Muslim League then to resist the takeover of the state by the civil military bureaucracy. That's not what the Muslim League was about. In fact, जो Unionist Party के बड़े-बड़े सियासतदान थे जो Muslim League के अंदर शामिल थे, they were quite comfortable working with the bureaucracy and the military because that's what they had been doing pre-partition. So हमारा मिलिट्री के बाद या ब्यूरोक्रेसी के बाद अगला सवाल ये है कि जिसने हमें बहुत डिस्टर्ब किया है हमारे समाज को खास तौर पे, और वह मज़हब। और उसमें देखें तो रिसेंट आपने देखा कि एक बंदे को सवात में जला दिया गया, और इस तरह के मल्टीपल ऐसे इवेंट हैं जिनको हम अगर कोड करना चाहें तो एक पूरी किताब लिखी जा सकती है कि मज़हब का और मुल्लाइज़म का क्या रोल था हमारे बनने के बाद, मुल्क बनने के बाद, जिसने हमारे समाज को चेंज किया या हमारी सियासत को भी एटलीस्ट कहीं ना कहीं चेंज किया। जिसमें बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे सामने जमात उलमा इस्लाम है, जमात इस्लामी है और TLP है, इस तरह की दीगर जमातें हैं। तो डेफिनेटली समाज उनको अहमियत दे रहा है या उनको स्पेस दे रहा है जिससे वो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उभर रही है। तो इनका क्या रोल है हमारे इस स्ट्रक्चर के अंदर? पहले तो सावल मैं थोड़ी सी आपके सवाल में तब्दीली करूँ। श्योर। मेरे हिसाब में मज़हब नहीं हमारे लिए प्रॉब्लम, क्योंकि मज़हब एक बहुत, या दीन आप कह लें, ये एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें बहुत सारी इंटरप्रिटेशन शामिल है ना जी। आप समझ सकते हैं इस बात को। मतलब इसमें गामदी साहब की इंटरप्रिटेशन भी शामिल होगी, इसमें सर सैयद की इंटरप्रिटेशन भी शामिल होगी, इसमें मौदूदी साहब की नुक्ता नज़र, इसमें परवेज़ साहब का नुक्ता नज़र, डॉक्टर इसरार का नुक्ता नज़र, मतलब एक पूरा स्पेक्ट्रम है नुक्ता नज़र का। एक तरफ वो लोग जो कि कहते हैं इस्लामिक सेक्युलरिज्म होना चाहिए, इस्लाम ही सेक्युलर है और लिबरल है, और दूसरी तरफ वो लोग जो कहते हैं कि इस्लाम एक अपना मुनफरिद सियासी समाजी माशी निज़ाम है जिसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। मतलब बहुत बड़ी वैरायटी है। सो इतने बड़ी वैरायटी जहाँ पे हो तो उसको इस तरह से मैं समझता हूँ मखसूस तरीके से नहीं देखना चाहिए। बल्कि वो जो दूसरा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया वो बिल्कुल ठीक था कि मज़हब की एक ख़ास तशरीह है जी। आप उसको मुल्लाइज़म कह लें, आप उसको इस्लामिक फंडामेंटलिज्म कह लें, आप उसको पॉलिटिकल इस्लाम कह लें, वेरियस लेबल्स हैं। लेबल जौन सा भी आपको पसंद है, बात तो समझ आ रही है ना कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उनका एक मकसद वो, अच्छा ये जो एलिमेंट था ये कभी भी पाकिस्तान के हक में नहीं था, ये कभी भी पाकिस्तान के हक में नहीं था, क्योंकि मतलब पार्टीशन के पीरियड के अंदर, क्योंकि ये हमेशा मुस्लिम लीग को एक सेक्युलर पार्टी के तौर पे देखते थे। ऐसे ही वो ये कहते थे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को क्या पता इस्लाम के बारे में, हम क्यों इसके पीछे चलें, ठीक है। और उनकी बेतहाशा ऐसी तहरीरें मौजूद हैं जिसमें ये बात कही गई और बार बार इसको एम्फसाइज किया गया। सो वो बड़े खिलाफ थे मुस्लिम लीग के। मगर फिर मुस्लिम लीग को ही और गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए 53 के जो राइट्स हुए, उनका असल मकसद तो यही था गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना, और उन्होंने गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया भी और मुस्लिम लीग को भी डिस्टेबलाइज करके तोड़ ही दिया एक तरह से। उन राइट्स के बाद वो मुस्लिम लीग कभी रिकवर ही नहीं की 53 के राइट्स के बाद। तो अच्छा उनका अपनी क्या सोच थी इस हवाले से, वो भी खैर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उस सोच में, उसमें भी काफ़ी तब्दीली आई है, क्योंकि एक पैसा पीरियड भी था जिसमें ये कुव्वतें ये कहा करती थी कि जमहूरियत का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। एग्जैक्टली। और अब उनका ये कहना है कि नहीं, महदूद जमहूरियत जिसको वो थियो डेमोक्रेसी कहते हैं, उसके अंदर जमहूरियत होनी भी चाहिए। सो उनमें भी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। मगर बहरहाल उनका ये कहना है, सब जानते ही हैं, मैं क्या ऐसी बातें रिपीट कर रहा हूँ, कि इस्लाम का एक मखसूस सियासी समाजी और मुआशी निज़ाम है और उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। और
उसके लिए वो जद्दोजहद भी कर रहे हैं। अब हुआ ये कि इस आर्ग्यूमेंट को जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी और इवन जो मुस्लिम लीग की एलीट थी, जो पाकिस्तान की एलीट थी, वो कभी कोई सीरियसली नहीं लेती थी। उसकी वजह ये थी कि वो तो ब्रिटिश ट्रेंड लोग थे और वो जिस मॉडल को देखते थे वो मॉडल था ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। हाँ, दे वांटेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इस पे क्लियर होना चाहिए हमें। अगर उनको कहीं इधर उधर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कॉम्प्रोमाइज निकालना पड़ता है, वो निकाल रहे थे, मगर एंड गोल उनके जहन में यही था कि वी शुड बी लाइक द ब्रिटिश। ठीक है, आप इसको अच्छा समझे या बुरा समझे, दैट इज व्हाट वाज इन देयर माइंड्स कि डेवलप्ड सोसाइटी वैसी होती है, हमने उधर पहुंचना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा घुमा के पहुंचेंगे मगर पहुंचना वहां पे। ठीक है, अच्छा, तो इस वजह से आप देखते हैं कि अर्ली पीरियड के अंदर 50s के अंदर 60s के अंदर भी जो मजहबी कुव्वतें थी, जिसको मुल्लाइज़्म आप कह लें, फंडामेंटलिज्म आप कह लें, पॉलिटिकल इस्लाम आप कह लें, उनका और रियासत के ताल्लुकात बहुत बुरे थे, बहुत बुरे थे। और कई दफ़ा मौदूदी साहब को भी जेल हुई ऐसे ही, और एक दफ़ा तो मौदूदी साहब के हवाले से ये भी कहा गया कि सजाए मौत, हैंगिंग ऐसे ही का भी वो था, थ्रेट थी, राइट। सो इन द राइट्स एक्सेट्रा। सो और बैन भी का भी था कि ये बैन कर देंगे वगैरह वगैरह। सो और उस जमाने में वो इसी वजह से वो फातिमा जिन्ना के साथ भी अलाए हुए अगेंस्ट अयूब खान। अयूब इनके बहुत खिलाफ था और अयूब उस जमाने की मॉडर्निस्ट एलीट को रिप्रेजेंट करता था जो प्रो वेस्टर्न थी। और फिर क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, हाउ डिड दिस ऑल ट्रांसफॉर्म, कि पाकिस्तान की एलीट जो जमाने में मॉडर्निस्ट थी वो एंटी मॉडर्निस्ट हो गई। ये क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ कि एक की इवेंट नहीं है बल्कि एक की पीरियड है 1967, 68, 69 टिल अबाउट 73 का। ये जो 6 साल है ना पाकिस्तान की तारीख के, ये वाटरशेड मोमेंट था, क्योंकि पहली दफा पाकिस्तान के इलाकों के अंदर एक ऐसी नई सियासत उभरी जिसको आप अवामी सियासत कहेंगे। उसकी कई शक्लें थी। एक शक्ल उसकी थी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, हाँ, अवामी लीग, और जो वहां पे बंगाली नेशनलिज्म डेवलप, इट वाज मैसिव। 162 सीटों में से 160 सीटें उन्होंने निकाल दी। आई मीन यार, कोई इतना बड़ा मैंडेट अपने इलाके में से कोई उठा ले, बाकी भी आजाद थे, बाकी 2 आजाद थे। मुस्लिम लीग का तो सफाया हो गया वहां पे, ना पीपल्स पार्टी, ना मुस्लिम लीग, ना जमात इस्लामी, कोई और नहीं, ना नेशनल अवामी पार्टी। अच्छा, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर एक तरफ पीपल्स पार्टी, एक तरफ नेशनल अवामी पार्टी। उस जमाने में नेशनल अवामी पार्टी और JUI मौलाना मुफ्ती महमूद की पार्टी का भी अलायंस था। अच्छा, हाँ, लेफ्ट और राइट का अलायंस होता था उस जमाने में, क्योंकि मौलाना मुफ्ती महमूद JUI के जो थे, क्योंकि इसी देवबंदी उलेमा का एंटी इंपीरियलिस्ट किरदार एक था। देवबंदी उलेमा जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़े मरे, बड़ी शहादतें दी उन्होंने, बहुत लड़े। तो इस वजह से उनको ये बात अपील करती थी लेफ्ट के बारे में कि लेफ्ट भी जो है वो एंटी इंपीरियलिस्ट है। तो इस वजह से नैप और JUI की कोलिशन गवर्नमेंट थी 70s में। लोग भूल जाते हैं, लोग कहते हैं लेफ्ट वाले राइट से नहीं मिलते हैं, अगर राइट वाले मिले तो लेफ्ट वाले भी मिल जाते हैं। सो एनीवे, किस्सा मुख्तसर फिर ये कि ये कोलिशन था नैप का, NWFP उस जमाने में, पीपल्स पार्टी मर्ज हुई तो, हाँ, अवामी ताकतें, और नैप JUI बलोचिस्तान और पंजाब सिंध पीपल्स पार्टी डोमिनेट करती थी। ये जो सारी पॉलिटिक्स थी ना, जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी, वो इसके सब खिलाफ थी सारी की। मतलब वो अवामी लीग के भी खिलाफ थे। वो ये सारी किस्म की पॉलिटिक्स उनकी समझ से ही बाहर थी कि आम बंदा, पब्लिक, ये जो लोग नाते धोते भी नहीं है, अवाम मजदूर है, किसान है, कोई दहकान है, कोई उनके जहन में ये कि ये तुम्हारे नौकर चाकर, ये तुम्हारे मुलाजिम है, ये तुम्हारे मज़ारे हैं। हकारत की नजर से देखते थे उन लोगों को। अब ये हमें बताएंगे हुकूमत क्या होगी। सोचे, उनके लिए ये बहुत बड़ा शॉक था। आज भी वो ये कहते हैं कि जी वो पीरियड बड़ा बुरा था। क्यों बुरा था जी? क्योंकि उस जमाने में गरीब आदमी जो है ना, एकदम से वो अपनी नजरें उठा के हमारी तरफ देखता था और आंखों में आंखें डाल के बात करता था। इसका मतलब है उससे पहले क्या वो यूं करके बात करता था, जी सर जैसे आप कहते हैं। सो ये एक अवामी डेमोक्रेटिक अपसर्ज था, नेशनलिस्ट भी था, इसमें क्लास अपसर्ज भी था। गरीब आदमी जो है न एक तरह से पोलिटिसाइज हो गया, पॉलिटिकल लाइफ में आ गया, अवामी सियासत शुरू हो गई। अब हुकूमत जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो चाहती थी कि ये अवामी सियासत की बंद होनी चाहिए। वो तो अवामी सियासत को समझ ही नहीं सकते कि ये है क्या। सो उन्होंने बांग्लादेश में फिर वो सारा सिलसिला शुरू किया ऑपरेशन का, याह्या खान
और याह्या खान और जमात इस्लामी का हुआ इत्तेहाद। ठीक है। और जमात इस्लामी ने, आपको याद होगा, याह्या खान के हवाले से ये कहा कि ये इस्लामी निज़ाम लेकर आ रहा है ऐसे ही। और हम याह्या के मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे, बांग्लादेश में हम लड़ेंगे। और वो एंटी अयूब थे, जमात इस्लामी एंटी अयूब थी मगर प्रो याह्या थी। ठीक। और उन्होंने याह्या को सपोर्ट किया, फुल सपोर्ट किया, ठीक। और उसके रिजल्ट और नताइज आपके सामने हैं। हालांकि याह्या अपनी जाती जिंदगी में बिल्कुल ऑपोजिट था। तो ये क्या था? ये एक्चुअली ये था कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जमात के दरमियान जो इख्तलाफ था वो ख़त्म हो गया, याह्या के पीरियड में ख़त्म हुआ। हाँ, और ऐसा ही मामला फिर उस वक़्त हुआ जब ईरान में इनकलाब हुआ और अफगानिस्तान में इनकलाब। अब जो देवबंदी उलेमा थे ना, वो भी चेंज हो गए। वो क्यों चेंज हुए? क्योंकि एक तो ईरान में जब इनकलाब हुआ तो ईरानियन रेवोल्यूशन के ख़िलाफ़ एक नया किस्म का वो एंटी अहले तशी किस्म का जो है ना एलिमेंट उभरना शुरू हो गया। उनको ये डर लग गया कि पता नहीं जैसे शियाइज़्म डोमिनेट कर जाएगा। हालांकि कोई इसका चांस नहीं था, कोई चांस नहीं था, मगर उनको डर लग गया। उसी में से लश्करी जंगवी जैसी चीज़ें निकली हैं। अच्छा, और फिर 77 में यहाँ पे अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट इक़्तिदार में आ गए तो उसके खिलाफ जिहाद शुरू हो गया। उसमें JUI का बड़ा अहम किरदार था। उसने JUI को ट्रांसफॉर्म कर दिया। मौलाना मुफ्ती महमूद की JUI और फजलुर रहमान की JUI जमीन आसमान का फर्क। मुफ्ती महमूद की JUI बेसिकली एंटी इंपीरियलिस्ट थी, एंटी साम्राज्य थी, और फजलुर रहमान की JUI बेसिकली उस पूरे साम्राज्य ऑपरेशन में जो कि अफगानिस्तान में हुआ उसके साथ थी। जमात भी साथ थी, JUI भी साथ थी। अब ये जो दौर शुरू हुआ ना लेट 70 से आगे का, इसमें जो पाकिस्तान की मॉडर्निस्ट रूलिंग क्लास थी, बशमूल मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी और जो कैपिटलिस्ट क्लास थी, उसने बाकायदा इंतखाब किया कि हमें मज़हब की कोई ऐसी तशरीह चाहिए जिसके नतीजे में ये सारी अवामी सियासत पीपल्स पार्टी की शक्ल में, अवामी लीग की शक्ल में, नेशनल अवामी की पार्टी की शक्ल में, ट्रेड यूनियंस की शक्ल में, किसान तहरीकों की शक्ल में, ये सारे का सारा सिलसिला ही जो है ना ख़त्म हो जाए। इसके लिए एक्चुअली पाकिस्तान, ये पब्लिक को ब्लेम करते हैं ना, लोग पागल हो गए। लोग नहीं पागल थे, लोग बड़े जाहिल हैं। लोग नहीं जाहिल थे, ये ऊपर से नीचे आया। ऐसा ये ऊपर से नीचे आया। इसमें अमेरिका भी शामिल था, इसमें फ्रांस, डेमोक्रेटिक फ्रांस भी शामिल था, वो कंट्री जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया, उसने यहाँ पे पाकिस्तानी काउंटर रेवोल्यूशन किया। इसमें इंग्लैंड भी शामिल था जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करता है दिन रात, और यहाँ पे उसने धज्जियां उड़ाई पार्लियामेंट की जिया को सपोर्ट करके। इसमें इसराइल भी शामिल था जिसने वेपन्स भेजे, जी हाँ, जिसने बाकायदा जिहादियों को वेपन्स भेजे। ये चार्ली विल्सन वॉर किताब उठा ले, आप पढ़ ले, आपको क्लियर हो जाएगी बात कि इजराइल ने चेकोस्लोवाक में एक वेपन्स जो है वो यहाँ पे भिजवाए सारे, क्योंकि शुरू में वो नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि जहादियों के पीछे, अफगान जहादियों के पीछे हम हैं। ये सब उन्होंने किया। तो अब क्या हुआ कि 78 से लेके 88 एक पूरी दिहाई गुजरी, बल्कि उससे भी ज़्यादा, जिसमें पूरे वेस्टर्न ब्लॉक ने यहाँ पे बाकायदा एक मखसूस किस्म की दीनी इंटरप्रिटेशन को कोल्ड वॉर के अज़ाइम के लिए इस्तेमाल किया, जिहाद के नाम पे। और उसमें जो ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ इस्लाम है वो तो पता नहीं गायब ही हो गई, गायब ही होगी, पता नहीं चला किधर थी, क्योंकि ये सारा अमेरिकन फंडेड और वेस्टर्न फंडेड एक नया किस्म का कोल्ड वॉर वॉरियर किस्म का उन्होंने इस्लाम पैदा किया। उसमें उसामा बिन लादेन भी शामिल था, उसमें सऊदी अरब पूरा का पूरा शामिल था। उसके अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड की जो लड़ाई हो रही थी नासिर के खिलाफ, वो भी शामिल जी। उसके अंदर एक पूरा प्लेथोरा लोगों का शामिल था जिसको कि वेस्ट बैक कर रहा था, क्योंकि वो कैपिटलिज्म को सेव करना चाहते थे, और कैपिटलिज्म को बचाने के लिए उन्होंने इन कुव्वतों को उभारा। अब जब ये कुव्वतें उभर गई, अब ये डोमिनेट कर गई। हाँ, अब सारे रोते हैं कि एक ही होया साढ़े नाल। अब इंस्टेंट के वो एक्चुअल मसले को समझें कि तुसी कीता सी, वो अब किस पे उंगली उठाते? अगेन अवाम पे, पब्लिक पे, और जाहिल लोग ने। तुसी उन्होंने जाहिल बनाया है। आपने ये जो कोल्ड वॉर वाला इस्लामिक पॉलिटिकल इस्लाम था, फंडामेंटलिज्म कह लें वगैरह, ये सारा आपने जो है लोगों को आपने पढ़ाया था। ऐसे ही पब्लिक से नहीं उभरा, ये ऊपर से नीचे आया। और ये बिल्कुल ऊपर से, अमेरिका से,
चलता चलता नीचे आया यहाँ पे, और इस पे सारा डेटा पड़ा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने इस ऑपरेशंस पे लगाए, $40 बिलियन उन्होंने इस पे खर्च किया, और पब्लिक के अंदर फिर ये तहा पसंदी पैदा की। और वो आज तक हम उस बात को, अब तो इतना अरसा हो गया है, वो सोसाइटी तबाह कर दी, अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, अमेरिका ने भी बर्बाद किया, हमारे हुक्मरान तबके ने बर्बाद किया, खंडर बन गया वो, ऐसे ही है ना। और वो जो आग लगाई हमने अपने पड़ोस में, उस आग ने हमारे भी कपड़े साड़ दिए, उसने हमें भी तबाह बर्बाद किया, और अभी तक उससे हम डील कर रहे हैं, अभी खत्म ही नहीं हो रही हमसे। ये कहानी। सो आखिरी जो चीज़ है वो पॉलिटिकल पार्टीज। जितनी हमने डिस्कशन की उसमें देखा कि रिलीजियस जो सेगमेंट थे उनको उभारा, और अवामी ताकत मखसूस हाँ। और अवामी ताकत को उन्होंने, मतलब देखे ना, उसमें जो अच्छे लोग थे वो तो खत्म हो गए ना, जो रिलीजन में अच्छे लोग थे उनको तो स्पेस ही नहीं मिली, नहीं मिली, वो उड़ गए। अब मिसाल की तो, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मगर आपने अगर वो फजलुर रहमान साहब जो प्रोफेसर थे, नॉट जो जमीयत उलमा इस्लाम वाले थे, फजलुर रहमान जिनकी किताबें बड़ी जबरदस्त, उनकी तहकीक, वो किसी जमाने में अयूब खान उनको बड़ा प्रमोट किया करते थे। आज मैं गारंटी करके बता सकता हूँ कि कुछ जानता ही नहीं उनका नाम, सवाए मेरे जैसे चंद इंटेलेक्चुअल्स, कुछ जानते ही नहीं। अच्छा, वो इसी तरह वो परवेज साहब होते थे, खत्म। तो बहुत अच्छा, इकबाल की अपनी तहरीरों के अंदर इतनी हमें डिफरेंट इंटरेस्टिंग किस्म की इंटरप्रिटेशंस मिलती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ही वांटेड कि भाई इस्लाम के अंदर एक तब्दीली आए, ही वांटेड कि इस्लाम शुड बी में इज्तिहाद आए, एब्सोल्युटली। तो ये एक, जिसको कहना चाहिए ना, एक बहुत बड़ी रिफॉर्म मूवमेंट थी लेट 19th सेंचुरी से लेके मिड 20th, इनफैक्ट आइड से 70s तक, एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इस्लाम। ठीक, तुनिसिया के बड़े ग्रेट थिंकर्स थे इसमें शामिल, मोहम्मद अब्दा इसमें शामिल, रशीद रिदा इसमें शामिल, मतलब अब वो जमालुद्दीन अफगानी इसके अंदर शामिल, अल्लामा इकबाल इसके अंदर शामिल, मतलब एक पूरी गैलेक्सी थी इंटेलेक्चुअल्स की जो ये सवाल कर रही थी। सैयद अहमद खान इसमें शामिल थे, जो ये सवाल कर रही थी, वेयर डिड वी गो रॉन्ग, और फिर उसके मुख्तलिफ जवाब तलाश कर रही थी। वो सारे का सारा, और उसमें बड़ा इंटेलेक्चुअल और बड़ा अमेजिंग इंटेलेक्चुअल वर्क था, वो खत्म हो गया। वो सारी इस्लामिक जो जदीदियत पसंदी आप कह लें उसको, जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी ना विद इन इस्लाम, तो इसकी तो धज्जियां उड़ गई। और जो सबसे मैं कहूँगा कि वो एक मखसूस किस्म की इंटरप्रिटेशन जो कि साम्राज्य कुव्वतों के लिए सबसे ज्यादा मुफीद थी, वो सामने आ गई। It's the saddest thing that happened with our religion actually, क्योंकि उसमें जो इंटेलेक्चुअल वाइटैलिटी थी उस डिबेट में बड़ी अमेजिंग थी। मैं नहीं कह रहा कि आप इससे एग्री करें उससे एग्री करें जो भी करें, मगर उसमें वाइटैलिटी बड़ी थी, वो तो खत्म हो गई। अब तो बस फतवेबाजी है, वो काफिर, ये काफिर, फलाना काफिर। ठीक, अच्छा, इसमें जो जहाँ से बात शुरू हुई कि अवामी जो ताकतें उभरी हमारे यहाँ वेस्ट में पीपल्स पार्टी की सूरत में और ईस्ट में अवामी लीग की सूरत में, और नेशनल अवामी पार्टी भी एग्जैक्टली उसी को ख़त्म करने के लिए फिर ये मजहबी जो एक मखसूस तबीर को लाया गया। लेकिन हम देखते हैं कि 10 साल बाद फिर पीपल्स पार्टी पावर में आती है जी। तो मतलब अवाम के अंदर या माशरे जो अपना हमारा समाज उसके अंदर अभी भी एक स्टेबिलिटी थी और वो चाहता था कि अवामी ताकत ऊपर आए। ऐसे ही सो पीपल्स पार्टी के इटसेल्फ क्या रोल है लेट 90s में, या जो 10 साल का उनका टेन्योर गुजरा है एटलीस्ट 3 साल 2 साल वाला, या उन्होंने फिर माशरे में अपने आप को किस तरीके से इमर्ज करवाया, या शायद मुझे लगता है एज पॉलिटिकल थिंकर कि वो भी चेंज हो गए थे। बेनजीर की पावर की जो डेफिनेशन थी वो चेंज हो गई थी शायद, या उसने प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए दोबारा अपने नजरियात थोड़ा पीछे खिलाफ कर गई, जिससे पार्टी की कमजोरी हुई और अभी भी देखते हैं पीपल्स पार्टी उस तरीके से वापस नहीं आ सकी। तो इसमें आपका क्या इंटरेस्ट? देखिए, पीपल्स पार्टी की जो अपनी डिक्लाइन हुई है ना, वो मार्शल लॉ की वजह से नहीं हुई। एग्जैक्टली। और वो मजहबी कुव्वतों की वजह से भी नहीं हुई। ऐसे उन्होंने टिल का जोर लगा लिया था 80s के अंदर, प्राइम मिनिस्टर भी चढ़ा दो फांसी पे, डंडे मारो, सोटे मारो, जेलों में डालो, ये करो वो करो, टिल का जोर लगा लिया था उन्होंने। इधर किले में डाल दो, कोड़े मार दो, इनको जिला वतन कर दो, क्या नहीं किया जियालों के साथ। ऐसे ही मेरी बड़ी सिंपैथी है जियालों के लिए पीपल्स पार्टी के लिए शायद ना, आजकल खिलाड़ियों के साथ भी शायद थोड़ा बहुत है, खिलाड़ियों के साथ ही मैंने कहा आज के
टाइम हम कह सकते हैं कुछ हाँ, मगर जो आम वर्कर था ना, हम्म, उसने बड़ी मार खाई, ऐसे ही मगर उसने गिव अप नहीं किया। नहीं किया। उसने कहा कि हम लेके आएंगे वापस, लेके आएंगे। ऐसी की तैसी। हाँ, और मैंने देखा वो 86 में जब बेनज़ीर यहाँ आई थी, लाहौर आई थी, ओए ओए ओए, आप बंदा यहाँ सोच भी नहीं सकता कि कैसा एक उभार था लोगों का। लोग समझते हैं इनकलाब हो गया। ऐसे ही तो और शी वाज ओनली 36 इयर्स ओल्ड, अंदाजा करें very आप। हाँ, शी इज वेरी यंग। तो बहरहाल वो ले आए बेनज़ीर को वापस। मगर मैं पीपल्स पार्टी उस पीरियड के अंदर ना, जब वो अपोजिशन में थी, आपको पता नहीं चलता कि अपोजिशन में, इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी की अपनी सोच और इंटरनल मैकेनिज्म में क्या तब्दीलियां हो रही हैं। ऐसे ही But there were big changes in the People's Party that had already occurred. Some of the changes were because बाहर से उनको मार पड़ रही थी। ठीक कुछ चेंजेस उनकी अपनी सोच की नतीजा थी कि हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। हम उसमें पीपल्स पार्टी में जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ना, वो ये था कि वो ये सोचते थे कि जो अपोजिशन का इलेक्टेबल है ना, ठीक अगर वो अपोजिशन को छोड़ के हमारी पार्टी में आ जाएगा तो हम इलेक्शन जीतेंगे, इलेक्टेबल हमारे पास आ जाएगा। ठीक तो उन्होंने लेट 80s में ही अपनी पार्टी इलेक्टेबल्स के लिए खोल दी। ठीक और धड़ाधड़ इलेक्टेबल, मैं इलेक्टेबल यूं करके कह रहा हूं, ठीक धड़ाधड़ वो इलेक्टेबल उनकी पार्टी के अंदर गया। उससे पहले नहीं जाता था, ठीक क्योंकि पहले तो वहां जाना फौज के खिलाफ, खिलाफ था ज़िया के खिलाफ था, आमरीत के खिलाफ ऐसे। वो नहीं जाते थे। मगर जब एक दफा 90 शुरू हो गया ना, तो इलेक्टेबल्स की दौड़ लगी उस तरह। ऐसे ही वो इलेक्टेबल्स तो वही तबका था जिसके खिलाफ पीपल्स पार्टी के जियाले लड़ते थे, बिल्कुल सही बात। है ना। वो जियाले कहते थे कि हमने लैंड रिफॉर्म करना ये है। वही तबका जो 70 90 40 में म्यूनिसिपैलिटी से आगे आगे बढ़ यस, एग्जैक्टली। जो लैंडेड क्लास थी ना पाकिस्तान की, तो यही इलेक्टेबल क्लास है, ठीक है। जो लैंडेड क्लास थी ना, एक्चुअली पीपल्स पार्टी को खासतौर पे पंजाब में वोट पड़ता था एज अ लेफ्टिस्ट पार्टी, कि रोटी कपड़ा मकान, ऐसे ही। जमीन मिलेगी, ऐसे ही। जागीरदारी खत्म होगी, ऐसे ही। अफसरशाही खत्म होगी, सरमायादारी खत्म होगी। ऐसे ही। लोगों की ये मेंटालिटी थी 70s में, आम पीपल पार्टी के वर्कर की। ऐसे ही तो पीपल्स पार्टी 90s में जब आई तो सारे का सारा इलेक्टेबल उन्होंने अपनी, सरमायादार नहीं किया बाय द वे, ठीक सरमायादार फिर भी प्रेफर करता था मैं नून में जाऊं, ऐसे ही मगर लैंडेड क्लास बहुत बड़ी तादाद में इधर चली गई। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि एक होता है पार्टी वोट। पार्टी वोट ये होता है कि अगर मुझे पार्टी लॉयल्टी है कि मजदूर किसान पार्टी मुझे बड़ी पसंद है, मुझे परवाह नहीं कि मजदूर किसान पार्टी में इस वक्त तैमूर रहमान लीडर है, कौन लीडर है, मैंने एमकेपी को वोट डाला, ऐसे ही ठीक है। तो इस तरह पीपल्स पार्टी का भी एक ब्लॉक वोट था, बिल्कुल ऐसे ही मिलियंस के हिसाब ऐसे ही। में, मिलियंस के हिसाब में। और सारी पाकिस्तान की दूसरी पार्टियां दूसरी तरफ खड़ी होती थी और वो डिफीट नहीं कर सकते ऐसे ही। पीपीपी को। ऐसे ही है ना, ऐसे ही। हमने देखा डाटा हमारे सामने है। ऐसे ही तो वो एक ब्लॉक वोट था। अब पीपल्स पार्टी की क़यादत की ये सोच थी कि ये वोट तो हमारा है ही, अगर हम इस इलेक्टेबल को भी साथ ले आएंगे तो ये भी को 10-15 हज़ार वोट कंस्टिट्यूंसी में ले बिल्कुल आएगा, ऐसे ही। जो उसका जाती वोट है, बिल्कुल ऐसे ही। जो उसको मिलना चाहे वो जिस मर्जी पार्टी में चला ऐसे जाए। ही। तो इस तरह हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे। मगर रिजल्ट उलट हुआ। रिजल्ट ये हुआ कि जैसे जैसे इलेक्टेबल्स पार्टी के ऊपर आते गए, तो वो जो पंजाब का वोट था वो कम होता गया। पंजाब का जो लेफ्टिस्ट वोटर था वो घर बैठ गया। उसने कहा कि इन्होंने वोट पाऊंगे, इन्होंने नहीं वोट पाना, इन्होंने के खिलाफ असि लड़ते सा। वो तो अपने अपनी लोकेलिटी में जिन लोगों के खिलाफ पीपल्स पार्टी को खड़ा कर रहे थे वही पीपल्स पार्टी के मेंबर बन गए। बिल्कुल ऐसे ही कोलैप्स हो गई। तो अब आप कभी एनालिसिस करें कि जो पीपल्स पार्टी के मेन फिगर्स हैं, मेन फिगर्स, एतजाज को छोड़ दें, ठीक है, अभी क्या नाम है इनका जो मुल्तान से हैं, जो गिलानी साहब को ले लें, और कितने बाबर साहब को ले लें, खर फैमिली, सारे खर फैमिली इज वन एक्सेप्शन। मगर पंजाब के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर जितने लोग पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, आप देखें कि वही फैमिली 70s के अंदर क्या पीपल्स पार्टी के साथ थी या वो ज़िया के साथ थी, ठीक है। 80s के अंदर क्या वो पीपल्स पार्टी के साथ थी, वो कब आई पीपल्स पार्टी में, लगारी शगारी वगैरह सबको देखें, they were all basically part of the right wing of the establishment. और फिर उन्होंने जंप मारा पीपल्स पार्टी की, और जब उन्होंने जंप मारा और वो उन्होंने टेक ओवर कर ली पीपल्स पार्टी की क़यादत, और उन्होंने ही बार बार बिट्रे भी किया पीपल्स पार्टी को, इन द सेंस के जब हुकूमत गिरी, लगारी साहब ने जब हुकूमत गिराई सबके सामने उन्होंने क्या किया, ठीक है ना। उसने इस इलेक्टेबल्स के मामले ने पीपल्स पार्टी को तबाह कर दिया। इलेक्टेबल से पीपल्स पार्टी तबाह, क्योंकि उसमें वो तबका आ गया जो जिसके खिलाफ पीपल्स पार्टी का वर्कर लड़ना चाहता था। सिंध में ऐसे नहीं हुआ, मगर पंजाब में ऐसे हुआ। सिंध में ऐसे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिंध में एक और डायनेमिक चल रहा था। वो डायनेमिक ये था कि सिंध बहसियत मजमूई कल्चरली महरूम महसूस करता था।
तो वहां पे तबकाती जो सूरत हाल बन रही थी विद इन द पीपल्स पार्टी, उसमें अगरचे इलेक्टेबल आया पीपल्स पार्टी के अंदर, मगर जो इलेक्ट करने वाला था उसने मोर और लेस पार्टी नहीं छोड़ी इस वजह से, क्योंकि उसका एक ओवरऑल पाकिस्तान के ब्रॉडर फ्रेमवर्क के अंदर वो कहते थे कि भाई साडी पार्टी सिंधिया दी पार्टी, इस वजह से पीपल्स पार्टी वहां पे बची। ठीक। पंजाब में वाइप आउट हो गई। तो जहां पे तबकाती लड़ाई एक्चुअली तेज थी, पंजाब में तेज थी, वहां से वो वाइप आउट हो गई इलेक्टेबल्स के आने की वजह से। और बाय द वे पीपल्स पार्टी, लोगों के जहन में ये बात नहीं क्लियर, पीपल्स पार्टी वाज नॉट अ सिंधी पार्टी। पीपल्स पार्टी सिंधी पार्टी नहीं थी 70s की, पंजाब लाहौर से शुरू हुई जनाब आली, बिल्कुल ऐसे। भुट्टो की सारी सियासत पंजाब से शुरू हुई थी, पंजाब ने उसको लीडर बनाया था, ऐसे ही। हालांकि वो सिंधी था, मगर सबसे पहले जो वो रेल में वो गया 67 में, एंटी यू कैंपेन किया, तो यहाँ के लाहौर के अंदर क्रेजी लोग थे भुट्टो के पीछे, पागल थे ये, मुगलपुरा वगैरह सारा इलाका पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था किसी जमाने में, धर्मपुरा ये वो, जितना वर्किंग क्लास एरिया था लाहौर का, सब भुट्टो को सपोर्ट करते थे। तो इट वाज एक्चुअली अ पार्टी दैट स्टार्टेड फ्रॉम पंजाब। और ये जो सारे इंटेलेक्चुअल्स थे पंजाब के थे उस पीरियड के अंदर, मुबशर साहब और वगैरह, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, मुबशर साहब के घर में पीपल्स पार्टी शुरू हुई, लाहौर में, गुलबर्ग में शुरू हुई थी ऐसे। सो इट वाज बेसिकली अ पंजाब पार्टी एट दैट टाइम। फिर वो बाद में जब पंजाब से वाइप आउट हो गई तो वो सिंध में बच गई, बस ये हुआ उसके साथ। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी की तबाही के पीछे वजह ये नहीं थी कि राइट ने उसको डिफीट किया। अच्छा, एक और दिलचस्प आपको बात बताता हूँ कि राइट का वोट चेंज नहीं हुआ। ठीक, मतलब अगर आप अभी वोटिंग एनालिसिस करें ना, एंड्रू वाइल्डर की बड़ी अच्छी किताब है, अगर पीपल्स पार्टी को लेट से इतना वोट पड़ता था, which was about 60% मैक्स वोट उनको पड़ता था, आउट ऑफ द वोट जो पड़ता है उसमें से 60%, 2/3 उनको पड़ जाता था एक पीरियड के अंदर, जब वो हाइट ऑफ पॉपुलैरिटी पे थी। और तकरीबन जो वोट पड़ा है उसमें से 1/3 वोट जो है ना बाकी सब पार्टियों में तकसीम होता था। ठीक। और जो बाकी सब पार्टियों में तकसीम होता था वो आप कह रहे हैं राइट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में उस वक्त मौजूद थे। तो 2/3 वोट लेफ्ट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम वोट करता था, 1/3 वोट राइट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम वोट करता था। एंड्रू वाइल्डर की किताब में ये बड़ा अच्छा उसने ले डाउन किया। अच्छा, क्या हुआ अगर आप एग्रीगेट वोट को देखें, ये जो 2/3 वोट था ना, ये कलैप्स होके इधर आ गया। ये 1/3 वोट नहीं चेंज हुआ, उधर ही रहा। जो कलैप्स है ना वोटर टर्नआउट का, वो सारे का सारा आपको पीपल्स पार्टी के वोटर में नजर आएगा। यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। राइट विंग वोटर जो था, कंजर्वेटिव वोटर आप कह लें, जो नून को सपोर्ट करता रहा वगैरह, जमात इस्लामी, पीएनए को सपोर्ट करता, वो अपनी जगह कायम रहा, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि साडे लीडर साडे नाल वफादार, साडा प्रोग्राम वही जो हमेशा रहे हैं। और यहाँ का जो वोटर था ना, वो कहता था साडे लीडर तो सानू छड्ड ही गए, वोट करने का फायदा ही कोई, वो कोलैप्स हो। ये है असल पीपल्स पार्टी की ट्रेजेडी। और इस स्पेस को किसने कैप्चर किया? इस स्पेस किसी ने भी नहीं, वैक्यूम। पीटीआई ने कैप्चर किया कि नहीं किया? लेट अभी हम अगर देखें 2010 के बाद नहीं कैप्चर, किसी ने कैप्चर ही नहीं किया, गायब हो गई स्पेस। किसी और पॉलिटिकल पार्टी का रोल हम पढ़ नहीं सकते पाकिस्तान, ये एटलीस्ट बांग्लादेश के फॉल के बाद हमें पीपल्स पार्टी की एज ए पार्टी आता है, जिसका हम देख सकते हैं कि समाज के ऊपर या हमारे सियासी तारीख के ऊपर असर है। हाँ। बाकी पार्टीज तो एटलीस्ट नहीं, किसी ने भी नहीं कैप्चर किया। उसकी वजह मैं आपको समझाता हूँ कि वो लेफ्ट विंग वोटर ही खत्म हो गया। अच्छा, हाँ, वो जो ब्लॉक था ना लेफ्ट विंग वोटर का, वो तकरीबन वाइप आउट हो गया। इमरान खान जिस वोटर के लिए अपील करता है ना, वो राइट विंग वोटर है। ऐसे ही पार्टी राइट विंग है। हाँ, पार्टी। और उसने पहले जो वोटर खाया है ना, वो असल में खाया पीएमएलएन का वोटर। ठीक। और यही वजह आप गौर करें कि पीएमएलएन और पीटीआई की ज्यादा लड़ाई है। अगर से दोनों राइट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे हैं। उसकी वजह ये है कि वो एक ही किस्म के वोटर के लिए कम्पीट कर रहे हैं। ठीक। और पीपल्स पार्टी जिस वोटर के लिए कम्पीट कर रहा था ना, उसके लिए पीटीआई वाले कम्पीट नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से अगरचे इमरान खान साहब बेनज़ीर को बहुत बुरा समझते हैं, बिलावल को भी काफी मजाक उड़ाते हैं, और पीपल्स पार्टी की ओवरऑल पॉलिटिक्स के खिलाफ है, मगर लड़ाई उनकी पीएमएलएन से तेज क्यों है? बिकॉज वो एक ही कंस्टिट्यूंसी में लड़ाई। हाँ, दोनों राइट विंग कंस्टिट्यूंसीज में लड़ाई, राइट और राइट की लड़ाई है, लेफ्ट उड़ गया ऐसे ही। चले सर, ये तो हमने ओवरऑल देख लिया कि हर एक शोबे का या हर एक डिपार्टमेंट का इफेक्ट है। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। बीइंग एकेडेमिया, हमें क्या लगता है कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर फोकस किया जाए तो हम अपने समाज को भी बचा सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी सियासत को बचा सकते हैं इन द लॉन्ग रन, नॉट इन द वेरी शॉर्ट रन बट इन द लॉन्ग रन। जी, जिसका सबसे पहले तो मैं कहूँगा उसमें एजुकेशन बिल्कुल एब्सोल्युटली। मैंने तो अपनी ज़िंदगी डेडिकेट की है टू एजुकेशन। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी आप जानते ही हैं, पब्लिक एजुकेशन भी करता हूँ।
और मेरे से कोई इत्तेफाक करे या ना करे, वो सियासत पे या मईशत पे या नज़रियात पे, वो एक अलग बात है। मगर मेरे ख्याल है इस बात पे तमाम लोग इत्तेफाक कर सकेंगे कि पाकिस्तान की बैकवर्डनेस की बुनियादी वजह यही है कि हम एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं समझते। आप 1.7% ऑफ जीडीपी खर्च करते हैं एजुकेशन पे, रीजन में 2.7% खर्च होता है, दुनिया में एवरेज है 3.7%। और यूनिसेफ वाले रेकमेंड करते हैं कि अगर आपने तरक्की करनी है तो कम से कम 4% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे खर्च करें, कम अज कम। ज़्यादा कर सकते हैं, कम ना करें। तो हम तो उस टारगेट पे कहीं पे, हम तो सबसे नीचे बैठे हुए हैं। तो फिर जब एजुकेशन पे आपने खर्चा ही नहीं करना, जब 22.3 मिलियन बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा, जो स्कूल जा रहा है 5वीं जमात के बाद सारे बच्चे बाहर निकल आते हैं, पढ़ते ही कोई नहीं। जो स्कूल जा रहा है वहाँ पे पढ़ाई की क्वालिटी मेयार ही कोई नहीं है। इवन हायर एजुकेशन जो पब्लिक सेक्टर के अंदर ऑफर हो रही है, मेयार बहुत गिर गया है, गिरता जा रहा है। तो ऐसी सोसाइटी के अंदर फिर वो चीज़ जो वाक़यात आपका जिनका जिक्र कर रहे थे ना हो तो फिर और क्या हो। लोगों को जहालत में आपने धकेल दिया है, चंद लोगों को आप पढ़ा देते हैं, वो चलो अच्छे प्रोफेसर बन जाते हैं, आगे यूट्यूब पे तैमूर रहमान की तरह पॉन्टिफिकेट करते हैं कि फ़लसफ़ा ऐसे होता है वैसे होता है। पब्लिक को तो आपने लिफ्ट ही नहीं कराई, पब्लिक को तो आपने धकेल दिया, अंधेरे में धकेल दिया। फिर जब पब्लिक को अंधेरे में धकेल दिया, फिर पब्लिक अंधेरे के अंदर जब इसको कहते हैं ना टकरे मारती है, फिर आप उसी का पब्लिक का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं देखो अंधेरे में टकरे मार रहे हैं, कैसे जाहिल किस्म के लोग हैं। किसने जाहिल किया उनको? किसने जाहिल रखा उनको? आपने रखा। आपने कभी उनको एजुकेट ही नहीं किया, आपने कभी बताया ही नहीं उनको, कभी अच्छी तालीम ही नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप ही नहीं की, तोता बना के रखा, नैरो माइंडेड बना के रखा। आपने उनको सिखाया ही नहीं कि अगर आपका किसी से इख्तलाफ है तो कैसे मैनेज करने का तरीका है, कुछ भी नहीं। फिर ऐसी चीज़ें होंगी। और जो पढ़ रहे हैं उनको भी एक सर्टन पैटर्न पे पढ़ाया, एक सर्टन माइंडसेट पे पढ़ाया। बिल्कुल। उनको वो पॉलो फ्रेरे का कोट है, मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ, मेरा बड़ा फेवरेट कोट है, देखो मैं लिख के लेके आया हूँ। कहते हैं पॉलो फ्रेरे कि व्हेन एजुकेशन इज नॉट लिबरेटिंग, द ड्रीम्स ऑफ द ओप्रेस्ड आर टू बिकम द ओप्रेसर। जब ये तालीम नहीं है कि आपने भी फिरौन बनना है, ये तालीम नहीं है। तो या ये तालीम नहीं है कि भी आपने भी किसी फिरौन का रोबोट बनना है, ये भी तालीम नहीं। तालीम वो है जो इंसान के दिमाग को खोलती है, वो बहुत कम है पाकिस्तान। हमें अक्सर जो तालीम दी जाती है, जिस तालीम के नाम पे भी जो तालीम दी जाती है, उसका या तो उसमें जो जिन लोगों को हमने एम्यूलेट करना है वो तो खुद बड़े बड़े फिरौन हैं, उनको एम्यूलेट करके आपने क्या हासिल कर लेना। हम कभी इलॉन मस्क को देखते हैं, कभी हम बिल गेट्स को एडमायर कर रहे होते हैं, कभी स्टीव जॉब्स को एडमायर कर रहे होते हैं। तो उन्होंने जो जिस तरह मोनोपोली कायम की हुई है दुनिया के वसाइल पर, कैपिटलिस्ट सिस्टम ने जिस तरह से क्लाइमेट चेंज में तबाही पैदा की हुई है, जो लेबर राइट्स में उन्होंने इश्यूज पैदा किए हुए हैं, जो उन्होंने दुनिया के अंदर गवर्नमेंट्स जिस तरह गिराई हैं, अभी बोलीविया की गवर्नमेंट को गिराने जा रहे थे, बच गई, पकड़ लिया। हाँ, जिस तरह उन्होंने जंगे मिडल ईस्ट के अंदर की हैं, मतलब लिबिया को जिस तरह तबाह किया, सीरिया को जिस तरह तबाह किया, इराक को तबाह किया, अफगानिस्तान को तबाह किया, दे रेक्ट द वर्ल्ड, तो ये हमारे मॉडल हैं फॉर गॉड्स सेक्स, ठीक है ना। या कोई अरब इंपीरियलिस्ट को कोई मॉडल बना ले, दिस आर नॉट गुड मॉडल्स टू फॉलो। और मॉडल्स हमारे जंगजू किस्म के मॉडल, या फिर ये मॉडल होते हैं, या फिर जंगजू किस्म के मॉडल होते हैं, मार दो, कुट दो, बांध दो। Where are the intellectuals and the poets and the thinkers and the scientists? They are not role models. लोग मजाक उड़ाते हैं, इंटेलेक्चुअल PhD करोगे, इंटेलेक्चुअल बनोगे, लोग मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो कुछ कर नहीं सकते जिंदगी में, इसलिए पढ़ते रहते हैं। हाँ, पागल लोग हैं, फिरा हुआ दिमाग, PhD। और ये जनरल एटीट्यूड है। वैसे ऊपर से कहते हैं चंगी गाल है, मगर अंदर से नहीं फील करते। अंदर से यही फील करते हैं कि वेस्ट। ये समझते हैं कि जैसे ये परसूट्स जो हैं, ये उन लोगों के परसूट्स हैं जो कि लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं। यानी कि जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वेला टाइम बड़ा सी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे बड़े सन, असली ਤੁਸੀਂ चलो फलसफे ਵਿੱਚ PhD कर ली, चलो ठीक है। But that's a very narrow-minded attitude towards knowledge, you know. So एजुकेशन के बाद और कोई क्या हो सकता है इसके अलावा? पॉलिटिकल पार्टी, अवामी हकूक, पॉलिटिकल राइट्स, अवामी हकूक की बहुत, डेमोक्रेटिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स, इन चीज़ों पे हमें जदोजहद करने की ज़रूरत है।
वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो तंजीमें, वो तहरीकें, वो सिविल सोसाइटी की तंजीमें, इवन पॉलिटिकल पार्टीज Parties. वगैरह जो कि आवाम के हकूक़ की बात करती हैं, उनको स्ट्रेंथन होना चाहिए ताकि दे कैन एक्ट एज अ चेक एंड बैलेंस. So yes, human rights, democratic rights, political rights के कैंपेन्स होने चाहिए. हम देखते हैं कि जो हमारे कैंपेन्स होते हैं वो बड़े ज़ाती किस्म के होते हैं. कि वो उसको गालियाँ निकालो, उसको गालियाँ निकालो, उसमें कोई पता नहीं चलता आपको कि मकसद क्या है फिर. कौन से किन हकूक़ के लिए आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं. That should be the central focus, not personality. शख्सियात फोकस नहीं होनी चाहिए, हकूक़ फोकस होने चाहिए. उसमें फिर फोकस होगा बंदे का कि यार हाँ एजुकेशन, हेल्थ केयर चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसे बने कि जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग मुनासिब हो, हाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो. ये तो डिबेट्स होती ही नहीं है. सैड टू से दीज आर नॉट डिबेट्स दैट वी रियली engage with. Even media does not engage with these. Exactly. और जब वो करते हैं, it's in a very superficial sort of. ऐसे ही. चलो सर, बहुत शुक्रिया. आई होप कि इससे काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलेगा. थैंक यू फॉर योर टाइम. Thank you.